राजस्थान के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज दिल्ली यात्रा पर हैं और पूरी संभावना जताई जा रही है कि दिल्ली यात्रा के दौरान वे केंद्रीय नेतृत्व से मिलेंगे और भाजपा सरकार का नया मंत्रिमंडल कैसा हो सकता है इस पर चर्चा होगी। क्योंकि अभी तक पहली बार ऐसा हो रहा है कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों की शपथ हो चुकी है लेकिन विभागों का बंटवारा नहीं हुआ है। ऐसे में संभावना है कि एक छोटा मंत्रिमंडल जो लोकसभा चुनाव से पहले जरूरी है उसके गठन पर भजनलाल शर्मा केंद्रीय नेतृत्व से बात करेंगे और उसके बाद में यहां आने के साथ ही एक सप्ताह के अंदर मंत्रिमंडल का गठन हो सकता है। इसकी पूरी संभावना है, तभी मंत्रिमंडल गठन होगा और उसके बाद में विभागों का बंटवारा होगा कि मुख्यमंत्री खुद अपने पास कौन से विभाग रखने चाह रहे हैं और उप मुख्यमंत्री जो दो बनाए गए हैं उनको कौन कौन से विभाग का जिम्मा दिया जाएगा। क्योंकि बिना मंत्रिमंडल बनाए और बिना विभागों का बंटवारा किए सरकार को आगे चलाना प्रशासनिक तौर पर आसान काम नहीं होता है। ऐसे में तय माना जा रहा है, हालांकि कहा यह जा रहा है कि मलमास होने के चलते 1 महीने बाद मंत्रिमंडल का गठन होगा, लेकिन ऐसा संभव इसलिए नहीं लगता क्योंकि 1 महीने तक बिना मंत्रिमंडल के सरकार चलाए जाना कोई आसान काम नहीं है। फिर सरकार पूरी तरह से प्रशासनिक तंत्र यानी कि अधिकारियों पर निर्भर हो सकती है और अधिकारियों पर निर्भर होने पर सरकार पर कई तरह के सवाल उठ सकते हैं, प्रश्न चिन्ह लग सकते हैं। ऐसे में निश्चित है कि अब बहुत जल्द राजस्थान के मंत्रिमंडल का गठन होने वाला है। अब इस मंत्रिमंडल का स्वरूप कैसा हो सकता है इस बारे में मैंने पहले भी कहा था कि कुल मिलाकर अगर नए पुराने दोनों का जोड़ देखा जाए तो लगभग 3 दर्जन ऐसे चेहरे हैं जो मंत्रिमंडल में आने के लिए लाइन में खड़े हैं। अब उनमें से तय करना है कि किन लोगों को पहले मौका मिले और किन लोगों को बाद में मौका मिले। अब सबसे बड़ी चुनौती जो राजस्थान सरकार के सामने इस समय है वह यह है कि 5 महीने बाद में लोकसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए, जातिगत स्थिति को देखते हुए मंत्रिमंडल क्योंकि छोटा बनना है पहले, ऐसे में उस मंत्रिमंडल में सभी जातियों को, सभी क्षेत्रों को किस तरह से प्रतिनिधित्व मिले, ज्यादा प्रतिनिधित्व मिले, यह देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। खास तौर पर पूर्वी राजस्थान ने इस बार सीधे सीधे भाजपा को बम्पर जीत दी है, जैसा कि पिछली बार 2018 में पूर्वी राजस्थान ने कांग्रेस को जीत दी थी। अब इस जीत में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका 2 जातियों ने निभाई है, उनमें एसटी यानी कि मीणा वर्ग और गुर्जर जो कि कांग्रेस से नाराज थे। दोनों वर्गों ने कांग्रेस को जमकर अलग थलग करते हुए भाजपा के पक्ष में वोट किया और नतीजा यह निकला कि पूर्वी राजस्थान में भाजपा ने इस बार बहुत बेहतर प्रदर्शन किया है। ऐसे में इन दोनों जातियों को प्रतिनिधित्व दिया जाना सबसे ज्यादा जरूरी है। और आपको याद होगा कि राजस्थान में भाजपा ने जो चुनावी आगाज किया था तो प्रधानमंत्री की जो रैली हुई थी वह भी पूर्वी राजस्थान में दौसा से शुरू हुई थी। उसके बाद में प्रधानमंत्री पूरे राजस्थान में अलग अलग क्षेत्रों में रैलियां और आम सभाएं कर रहे थे। यानी कि पूर्वी राजस्थान बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और यहां इन 2 जातियों को प्रतिनिधित्व दिया जाना जरूरी है। इसी तरह हाड़ौती की बात करें तो हाड़ौती में भी गुर्जर मीणा के साथ में एससी और राजपूत वर्ग को साधना बेहद जरूरी है, ब्राह्मणों को साधना बेहद जरूरी है। अब इनमें से किसे मौका दिया जाता है, जो छोटा मंत्रिमंडल पहले बनने वाला है, यह देखना होगा। अब मेवाड़ वागड़ से आइए तो वहां से निश्चित तौर पर किसी आदिवासी चेहरे को ही लिया जाएगा, लेकिन उदयपुर संभाग में एक वैश्य समुदाय के व्यक्ति को भी मौका दिया जाना जरूरी समझा जाता है, क्योंकि गुलाब चंद कटारिया वहां से हमेशा से मंत्रिमंडल का हिस्सा रहे हैं और वे चूंकि अब राज्यपाल बन चुके हैं, अब उनके स्थान पर किसे आगे लेकर आती है भाजपा, यह देखना महत्वपूर्ण होगा। मारवाड़ ने भी इस बार कांग्रेस को अलग थलग करते हुए भाजपा को बम्पर जीत दी है। इसमें महत्वपूर्ण भूमिका जाट समुदाय के वोटरों के साथ में राजपूत और एससी वर्ग ने निभाई है। ऐसे में देखना महत्वपूर्ण होगा कि इस क्षेत्र से जाट, राजपूत
और एससी तीनों का समायोजन भाजपा किस तरह से छोटे बनने वाले मंत्रिमंडल में करने में सफल होगी। यह तो तय है कि इस बार भाजपा के मंत्रिमंडल में कोई भी मुस्लिम चेहरा नहीं होगा, क्योंकि भाजपा ने जब 200 टिकट में से एक भी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया तो यह तो तय है कि कोई मुस्लिम चेहरा नहीं होगा, क्योंकि कोई विधायक भी मुस्लिम नहीं है और भाजपा के बागी जो कि डीडवाना से यूनुस खान जीत कर आए हैं, उनकी जरूरत सरकार को अपने समर्थन के लिए नहीं है। ऐसे में संभावना नहीं है कि यह प्रतिनिधित्व मिल सके। इसके अलावा शेखावाटी में इस बार एक बार फिर भाजपा को वह अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाई जैसा कि भाजपा सोच रही थी। ऐसे में यहां से प्रतिनिधित्व दिए जाने की बहुत ज्यादा मारामारी नहीं है, लेकिन फिर भी चूंकि लोकसभा चुनाव है, ऐसे में से जो भी लोग जीते हुए हैं उनमें से किसी एक को मंत्रिमंडल का चेहरा बनाया जाएगा, ऐसी संभावनाएं जताई जा रही है। लेकिन बीकानेर संभाग सबसे ज्यादा इस बार भाजपा के लिए अच्छा प्रदर्शन करने वाला रहा है। ऐसे में वहां से भी राजपूत और एससी समुदाय के अलावा सिख समुदाय से भी दावेदारी है। अब इन तीनों समुदाय में से किसे मौका मिलता है यह देखना महत्वपूर्ण होगा। जहां तक जयपुर संभाग की बात है तो जयपुर में अब संभावना इसलिए नहीं है मंत्रिमंडल में किसी चेहरे के आने की, क्योंकि मुख्यमंत्री चूंकि सांगानेर से चुने गए हैं, भले ही वे पूर्वी राजस्थान से रहने वाले हैं, लेकिन वे सांगानेर विधानसभा से चुने गए हैं और मुख्यमंत्री बन गए। ऐसे में ब्राह्मण कोटा पूरा हो चुका है। दिया कुमारी जयपुर से ही विद्याधर नगर से चुनी गई है और उप मुख्यमंत्री बन गई है। ऐसे में भी राजपूत समाज का भी कोटा समाप्त हो गया है और दूदू जिला बन गया है, अजमेर में लोकसभा में आता है। ऐसे में एससी का कोटा भी जयपुर से खत्म हो चुका है। ऐसे में कोई संभावना नजर नहीं आती कि जो छोटा मंत्रिमंडल अब बनने वाला है उसमें किसी को प्रतिनिधित्व मिले। यह तो हुआ समाजों की बात, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या नए और पुरानों का सामंजस्य बिठाया जाएगा या गुजरात की तर्ज पर भाजपा इस बार मंत्रिमंडल में भी सिर्फ नए चेहरों को ही मौका देने वाली है। यदि ऐसा हुआ तो जो बड़े चेहरे जिनमें सांसद भी हैं और वरिष्ठ नेता जो कि 5 बार 6 बार जीते हैं या 3 बार से ज्यादा जीते हुए विधायक हैं जिनकी संख्या अच्छी खासी है, उन सबको मंत्रिमंडल से बाहर रहना पड़ सकता है। लेकिन चूंकि गुजरात में ऐसा किया है तो राजस्थान में ऐसा करना भाजपा के लिए अनिवार्य है। यह भी नहीं हो सकता, क्योंकि गुजरात की और राजस्थान की परिस्थितियों में बिल्कुल मेल नहीं है। गुजरात में जो विधानसभा का चुनाव आता है वह लोकसभा चुनाव से बहुत पहले आता है, तो वहां के समीकरण बहुत ज्यादा लोकसभा चुनावों पर असर नहीं डालते। वैसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह गुजरात से ही आते हैं। ऐसे में वहां क्या होने वाला है यह उन दो लोगों पर ही निर्भर करता है और ज्यादा किसी नेता का कोई प्रभाव गुजरात पर नहीं पड़ता है। लेकिन राजस्थान में यदि नए पुराने दोनों का सामंजस्य नहीं बिठाया जाता और उसी तर्ज पर मंत्रिमंडल बनता है और पुराने चेहरों को मौका नहीं देकर सिर्फ नई टीम खड़ी करने का प्रयास होता है, तो निश्चित मानिए कि राजस्थान में लोकसभा चुनाव में भाजपा के लिए जाना और आसानी से वही स्कोर 25-0 का बनाना कोई आसान काम नहीं रहने वाला है। लेकिन अब यह देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि जिस तरह से भाजपा ने एक चौंकाने वाला नाम, पहली बार विधायक बनने वाले भजनलाल शर्मा को सीधे मुख्यमंत्री बना दिया, ऐसे में बहुत ज्यादा संभावनाएं जताई जा रही है कि भाजपा अधिकांश नए चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह देगी। लेकिन पुराने चेहरे वे ही होंगे जो कि मजबूरी बने हैं भाजपा की या जातिगत समीकरण बिठाने के लिए बेहद जरूरी है। ऐसे में अब जब भजनलाल शर्मा दिल्ली में केंद्रीय आलाकमान, केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्यों, भाजपा के प्रमुख नेताओं से मिलकर जयपुर लौटेंगे, उसके बाद एक बार कयास सामने आएंगे कि आखिरकार कौन कौन वे चेहरे हैं जिन पर मोहर लग सकती है मंत्री पद की। अब इस मंत्री पद के साथ ही भाजपा को लोकसभा चुनाव में जाना है। ऐसे में किन समीकरणों के तहत, किन जातिगत व्यवस्थाओं के तहत, किन भौगोलिक परिस्थितियों को साधते हुए भाजपा सरकार अपना छोटा मंत्रिमंडल बनाती है, यह काफी महत्वपूर्ण होगा और
यही दिखाएगा कि आखिरकार लोकसभा में किन चेहरों के साथ में भाजपा जाने वाली है। फिर भी जिन चेहरों को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा है उनमें डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, बाबा बालकनाथ, शैलेश सिंह, जवाहर सिंह बेडम, कल्पना देवी, संदीप शर्मा, ये चेहरे तो हैं ही। इसके अलावा अब आप आइए, शत्रुघ्न गौतम है, बाबू सिंह राठौड़ है, पुष्पेंद्र सिंह राणावत है, हमीर सिंह भायल है। इसके अलावा डॉक्टर विश्वनाथ हैं, अंशुमान सिंह भाटी हैं, भादरा से संजीव कुमार हैं। ये चेहरे भी वे हैं जिनकी चर्चा है कि ये इनको मंत्रिमंडल में मौका दिया जा सकता है। जाबर सिंह खर्रा है, केसाराम चौधरी है, अरुण चौधरी है। इनका भी कहा जा रहा है कि ये भी पहली जो मंत्रिमंडल गठन होगा उसमें ये चेहरे भी हो सकते हैं। इसके अलावा अजय सिंह किलंग, क्योंकि पहले भी वे मंत्री रह चुके हैं और नागौर से उन्हें फिर से मौका दिया जा सकता, उनके नाम की भी चर्चा है। और अगर नए चेहरों में एसटी में बात हुई तो फिर महेंद्र पाल मीणा का नाम भी लिया जा रहा है। हालांकि बहुत कम ऑप्शन है, उसमें बहुत सारे लोगों का समायोजन किया जाना बहुत आसान काम नहीं है। इसके बावजूद अभी जो चर्चाएं हैं उनमें इन चेहरों में समायोजन किया जाना है। प्रताप सिंह सिंघवी है, दीप्ति माहेश्वरी है, सुरेंद्र राठौड़ है, इनका नाम भी लिया जा रहा है कि ये भी पहली बार जो मंत्रिमंडल बनेगा उनमें से इनमें से भी कुछ चेहरे आ सकते हैं। वहीं एसटी में से अमृतलाल मीणा है जो सलूम्बर से लगातार जीत रहे हैं, वागड़ से आते हैं, उदयपुर रीजन से आते हैं, उनका नाम भी लिया जा रहा है कि वे भी एक चेहरा हो सकते हैं। इसके अलावा उदयलाल डांगी का नाम भी लिया जा रहा है, गोपाल खंडेलवाल का नाम भी सामने आ रहा है। लेकिन ये सब अभी कयास में है ये नाम, और इन नामों में से किसे मौका मिलता है ये बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इनमें से जो भी चेहरे भाजपा आलाकमान और मुख्यमंत्री मिलकर तय करेंगे वे चेहरे होंगे जो लोकसभा चुनाव में भाजपा को जीत दिलाने में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। ऐसे में इन चेहरों में से अब, क्योंकि मंत्रिमंडल 15 या 20 लोगों का बनना है, उनमें से इतने सारे बड़े प्रदेश में से जिसके अंदर 50 जिले हैं, 10 संभाग हैं, अलग अलग जिलों में, संभागों में जातियों के अलग अलग समीकरण है, उनमें से जातियां और चेहरे ढूंढकर लाना बहुत आसान काम नहीं है।